Hello dear students, good morning to all of you. Good morning. I bid happy Sunday. Good morning के साथ हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. एज इज यूजुअल विद द इंस्टीट्यूट, जैसा कि संस्था में होता है पर संडे टेस्ट होता है, तो उसी टेस्ट सीरीज के साथ आज यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड. आई एम प्रेजेंट हियर अगेन टू डिस्कस. यह एक टेस्ट पेपर है जिसमें आज 100 क्वेश्चंस हैं, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, उसके रिस्पांस को देखेंगे. यहाँ पे दूसरा, अभी आपने देखा कि कल पेपर में आया था, पहली बार चयन आयोग की तरफ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी गई है. किसके बारे में? अबाउट द डेट ऑफ एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स को लेकर के ढेर सारे कयास थे जो क्लियर हो गया. वैसे अगर आपने देखा होगा 23 को जो हमारा क्रैश कोर्स बैच गया था, इसी में मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो पॉसिबिलिटी बन रही है एग्ज़ाम के चयन आयोग के द्वारा, वह क्या है, परहैप्स मई एंड जून बन रही. शायद आप देख लीजिएगा, उसमें यूट्यूब में पड़ा हुआ है वीडियो, तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था. आप जल्दबाजी में निर्णय न लें, आपके पास पर्याप्त वक्त है, आपके पास लगभग 3 से 4 महीने अभी वक्त है. आप अच्छे से तैयारी करें, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि न केवल चयन आयोग के द्वारा बल्कि अभी हो सकता है कि 10 से 12 फरवरी के बीच ELT GIC लेक्चरर GIC दोनों विज्ञप्ति आने वाली है. उसका भी चयन बोर्ड की तरह किसी भी दिन आधिकारिक सूचना आ सकती है कि कैलेंडर जारी हो गया है लोक सेवा आयोग का. तो आपको दोनों तैयारी करना है. और ELT में तो अब एक चेंज है, जैसा कि पेपर में आपने भी पढ़ा होगा कि इस बार 2 पार्ट में पेपर होगा, एक प्रीलिम्स और दूसरा फर्स्ट सेकंड पेपर मीन्स रिटन होगा. तो उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है. तो आप इत्मीनान से घबराएं ना, अपनी तैयारी करें, क्योंकि परीक्षा में अभी वक्त है 4 महीने का. चलें तो हम सीधे डिस्कशन पे आते हैं. यह पेपर किसके लिए उपयोगी है? यहाँ TGT, PGT, LT GIC लेक्चरर, BPSC, RPSC, DSSB, UGC नेट, माने किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर, अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं तो उसके लिए यह प्रॉफिटेबल है. क्योंकि किसी भी परीक्षा में जो टॉपिक प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, तो क्वेश्चंस तो टॉपिक से आते हैं, क्वेश्चंस का एग्ज़ाम से कोई लेना देना जहाँ तक मेरा मानना है. फॉर एग्जांपल जैसे कंप्रीहेंशन है, वर्ड पावर है, लिटरेचर है, तो जो टॉपिक आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है आपको उसको तैयार करना है. नेचर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है डिफ़र करे, बशर्ते ज़्यादातर कंटेंट तो सेम होते हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, विंटर इज कम एंड गोन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद रिवाइवल ईयर. विंटर इज कम एंड गोन, जैसे ऋतुएं होती हैं हमारे जीवन में आती जाती हैं, वैसे ही दुख आता जाता रहता है. यह किसने लिखा है? इन मेमोरियम में किसने लिखा है? टेनिसन महोदय की है. इसका पब्लिकेशन डेट कब है? 1850 है. यह किसके डेथ पे लिखी गई थी? इनके क्लोज फ्रेंड, जिनको क्या कहा जाता है? AHH मीन्स आर्थर हेनरी हैलम के डेथ पे लिखी गई थी. डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ की पोयम है, आप जानते हैं. एडोनाइस शैली महोदय ने किड्स पे लिखा. लेक आइल ऑफ इंस्प्री W.B. येट्स के. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? यह लाइन कहाँ की है? तो यह लाइन आपने देखा कि किसकी है? यह टेनिसन की है. हु इंट्रोड्यूस सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश. सोनेट फॉर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? तो यहाँ पे एक वह नाम भूल गए हैं, यहाँ होना चाहिए सर थॉमस वाइट, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है. C स्पेंसर, B शेक्सपियर, D सिडनी. तो यहाँ पे जहाँ चासर हैं वहाँ हु इंट्रोड्यूस सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश, तो सर थॉमस वाइट कर लें. सर थॉमस वाइट महोदय ने क्या ले आया था? आपको पता है, इन्होंने सोनेट ले आया. कहा जाता है यह जो अपडेटेड लिरिक फॉर्म है, उसके बाद जिसे आप क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं, यह कौन ले आए थे? यह ले आए थे. उसके बाद टर्जा रीमा, TERZARIMA, यह कौन ले आए? वाइट ले आए. ओट्टावा रीमा, OTTABARIMA, यह कौन ले आए? सर थॉमस वाइट ले आए. तो विद सोनेट
सर थॉमस वाइट आल्सो ब्रॉट दीज थिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में ये चीज़ें कौन ले आए? रोम से सर थॉमस वाइट ले आए। यहाँ पे इनका कलेक्शन कहाँ प्रकाशित होता है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, टोटल्स मिसलेनी। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, हु क्वाइन द क्रिटिकल टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह किसने दिया है? यह टी.एस. एलियट ने दिया है। इसी के सेंस पे एलियट महोदय ने रिगार्ड किया कि हैमलेट इज अ टोटली आर्टिस्टिक फेल्योर ट्रेजेडी इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब एलियट महोदय की 5 फ्रेजेज हैं, किसी दिन इस पर आपको वीडियो मिलेगा। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इम्पर्सनैलिटी या पोएट्री, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो बना करके हम शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट रिस्पॉन्स है वो डी है। हु सेड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर जीवन में आप परीक्षण नहीं करते, अपने लाइफ का एनालिसिस नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यह लाइन किसकी है? यह लाइन है सोक्रेटिस की। लेकिन इस लाइन को लिपिबद्ध जिसने किया है वह कौन है? प्लेटो महोदय है। अब प्लेटो महोदय ने अपनी रचना एपोलॉजी उसमें लिपिबद्ध किया है। इनकी रचना का क्या टाइटल है? APOLOGY। जी है या वाई? तो हु सेड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यह लाइन तो सोक्रेटिस की है, लेकिन लिपिबद्ध किया प्लेटो ने। जिस रचना में किया वह क्या है? यह है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मोड ऑफ फिक्शन राइटिंग। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मोड ऑफ फिक्शन राइटिंग इसके पहले आपने पढ़ा है, किसने इंट्रोड्यूस किया था? विलियम जेम्स महोदय ने किया था। अब विलियम जेम्स के बाद अगर इंग्लिश में देखें तो वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस, जेम्स JOYC, इनका तो बहुत फेमस है, अगर आपने पढ़ा होगा यूल्सेस, यूल्सेस जो इनका नॉवेल है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? विलियम जेम्स हो जाएंगे। यद्यपि यह जेम्स को जेन ऑस्टिन लिख दिए हैं, तो यह आप काट करके लिख ले विलियम, यह क्या हो जाएगा? जेम्स हो जाएगा। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया। इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली इंग्लिश फिक्शन में इसको कौन पॉपुलर कराते हैं? तो इंग्लिश फिक्शन में जो पॉपुलरिटी को देते हैं वह कौन है? जेम्स जॉयस है और वर्जीनिया वुल्फ है। नेक्स्ट देखते हैं, एलियट्स द वेस्टलैंड इज बेस्ड ऑन। एलियट महोदय की जो रचना है वेस्टलैंड, वह किस पे बेस्ड है? यहाँ पे लिखा है एलियट्स वेस्टलैंड। तो बेसिकली यह किस पे है? द लीजेंड ऑफ फिशर किंग है। कॉलिस दिस लाइन ट्रिबोर माई प्रिजन इज एड्रेस टू, यह बहुत फेमस है। पोएम किसके ऊपर उन्होंने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब के ऊपर लिखा है, इसको याद रखिएगा, यह कई बार परीक्षा में आ चुका है। Can it be said that Dr. Johnson's attitude in the lives of the English poets is judicial in evaluating the poets? ये कहीं न कहीं judicial माने just like a judge, he has given his own decision। एक जज की तरह इन्होंने क्या किया है? निर्णय दिया है। तो यह एब्सोल्युटली राइट, यह हो जाएगा। द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट प्रॉपर नॉवेल कौन है? पिकविक पेपर्स है। चार्ल्स डिकेंस का जो फर्स्ट नॉवेल है वह कौन सा है? वह पिकविक पेपर्स है। अब नेक्स्ट है यहाँ 10th नंबर का, विच ऑफ डिकेंस नॉवेल्स हेल्प टू मिटिगेट द एविल्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। तो एविल्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन्होंने किस में दिया है? वह है निकोलस निकलबाय। ही हैज़ फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द बिटर करप्शन प्रिवेल्ड इन द स्कूल्स। उस समय के जो विद्यालय थे। चार्ल्स डिकेंस डाइड इन 1870 एंड हिज लास्ट बुक वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, विच वॉज इट। इनकी वह कौन सी रचना थी? तो वह आपने पढ़ा हुआ है एडविन ड्रूड, लेकिन फुल टाइटल इसका क्या है? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड है। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड है, वह बी रिस्पॉन्स हो गया। डिकेंस मोस्ट लॉन्चिंग डिस्क्रिप्शंस आर ऑफ चिल्ड्रन एंजॉय, पुअर एंड लोनली चाइल्ड, डेविल कैरेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, द रिच एंड द ब्यूटीफुल। तो आप जानते हैं डिकेंस को चैंपियन ऑफ द पुअर एंड ऑर्फन चिल्ड्रन कहा जाता है, द चैंपियन ऑफ द अंडरडॉग्स जैसे आप कहते हैं मुल्क राज आनंद को। तो उसी तरह से देखें डिकेंस को क्या कहा जाता है? द चैंपियन ऑफ द पुअर एंड ऑर्फन चिल्ड्रन कहा जाता है। तो यह हो जाएगा 12वें का बी हो गया, ठीक है ना।
आप नोट कर लें, 12वें कभी 13वां। विच डिकेंसियन कैरेक्टर राइजेस टू ग्रेट हाइट्स एंड एक्सपोजेस द इनर ग्रेटनेस ऑफ मैन। तो इनर ग्रेटनेस ऑफ मैन कौन करता है? तो इसमें जितने दिए गए हैं सब बिलेनियस हैं, केवल एक कैरेक्टर है सिडनी कार्टर। सिडनी कार्टन से परीक्षा में पूछा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हीरो। तो सिडनी कार्टन हो जाएंगे। बेट्सी ट्राटूट, डेविड कॉपरफील्ड है नहीं, ग्रेट गिल्ड, हार्ड टाइम्स है नहीं, मिस एविसन, ये सब निगेटिव कैरेक्टर है, निगेटिव है, पॉजिटिव एक ही है, तो वह कौन हो जाएंगे? 13 का ए हो जाएगा राइट रिस्पॉन्स, जो किसके लिए फेमस है? सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हीरो। और आप ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस महोदय ने खुद ही सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हीरो का रोल निभाया था। एक प्ले था विल्की कॉलिंस के साथ मिल करके इन्होंने लिखा था, जिसकी टाइटल है द फ्रोजन डीप। उसमें इन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हीरो का रोल निभाया था। तभी इनके मन में आया था कि मैं इस कैरेक्टर पे एक नॉवेल लिखूंगा, एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, सो साइलेज। अब वॉन्डरिंग ऑस्पेक्ट, सीकर फॉर आइडियल ब्यूटी ऑस्पेक्ट, अनबैलेंस्ड रिफॉर्मर, सीकर फॉर यूनिवर्सल हैप्पीनेस। तो सीकर ऑफ क्या हो जाएगा इसमें? आइडियल ब्यूटी या इंटेलेक्चुअल ब्यूटी या स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो 14 का बी हो जाएगा। 15 हाउ डिड द टर्म ऑफ ऑगस्टन एज ओरिजिनेटेड। यह जो ऑगस्टन एज है, आपको एक दिन मैंने बताया था, जितनी ये टाइटल्स हैं नियो क्लासिकल की 9 टाइटल्स हैं। तो हाउ डिड द टर्म ऑफ ऑगस्टन एज ओरिजिनेटेड, पीपल रिफर टू इट सो, ऐसा नहीं है। द इंक्लिनेशन ऑफ लिटरेरी मैन वॉज टूवर्ड्स लैटिन लिटरेचर, यह सही है कुछ हद तक। ड्राइडन रिफर टू इट सो, ऐसा नहीं है। डॉक्टर जॉनसन रोट, व्हाट वाज सेड ऑफ रोम एडोर्न्ड बाय अगस्टस मे बी अप्लाइड बाय एन एज ए मेटाफर टू इंग्लिश पोएट्री एम्बेल्स्ड बाय ड्राइडन, यह इसके लिए राइट रिस्पांस है। तो 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज पोएट्री एंड ड्रामा फ्लोरिस्ड, विच जेनर मार्क द ऑगस्टन एज। जैसे देखें एलिजाबेथन एज में जो मोस्ट पॉपुलर जेनर है वह पोएट्री ड्रामा है, तो ऑगस्टन एज में ए से ठीक है, नॉवेल है। तो ले दे करके अब इसमें चाहे सी कर दें, बायोग्राफी, डायरी, जनरल, मैगजीन, या इसमें क्या हो जाएगा? ऑगस्टन एज में ए से और नॉवेल दोनों हो जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा? इसमें देखें यह सी बायोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मोस्ट ब्रिलियंट सटायर इन इंग्लिश पोएट्री। तो वह मोस्ट ब्रिलियंट सटायर इन इंग्लिश पोएट्री अगर देखें तो वह क्या है? वह हो जाएगा आपका ऑल, इसमें सॉरी ऑल ऑफ द अबव होगा, वह हो जाएगा एब्सलम एंड एचिटोफिल हो गया है। इसमें एब्सलम एंड एचिटोफिल हो जाएगा। 16वें का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 18th, ये तो हो गया शेक्सपियर इज अ बाई आर्नल्ड। तो ये शेक्सपियर इज अ सॉनेट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे शेक्सपियर इज अ सॉनेट। टाइटल क्या है? टू शेक्सपियर। टू शेक्सपियर बड़ा फेमस सॉनेट है, ध्यान रखिएगा। आर्नल्ड महोदय ने लिखा है, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री शेक्सपियर, वी आस्क एंड आस्क यू स्माइल्स फ्रॉम हेवन। अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, इन्होंने लिखा था कि जिनके ऊपर मैंने आज लाल कलम लगाया, क्रॉस क्वेश्चन रेज किया, दे फ्रेंकली एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक। चासर महोदय, दूसरा शेक्सपियर महोदय के बारे में उन्होंने लिखा है। अदर्स अवॉइड का मतलब परहैप्स चासर से है, रेस्ट ऑफ द पोएट्स वर डिनाउंस्ड बाय आर्नल्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सॉनेट है, टू शेक्सपियर है। टू शेक्सपियर किसने लिखा? आर्नल्ड। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, पोएट्री इज, फ्रॉस्ट के हिसाब से पोएट्री क्या है? पोएम इज अ कनेक्शन ऑफ टू थिंग्स इन द यूनिवर्स। A poem begins in delight and ends in wisdom. A poem is a restatement of human values in unimaginative terms. अब all of the above, तो इसमें क्या हो जाएगा? 19 में all of the above हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 20th, in which poem does Frost poke fun at the theory to err is human to forgive divine. To err is human to forgive divine, यह लाइन किसकी है? यह आपको पता है अलेक्जेंडर पोप की है। यह क्रिटिसिज्म पहले उन्होंने लिखा। अब ए व्हाइट टेल्ड हॉर्नेट, यह किस पे लिखा है? इनकी 2 कविताएं हैं, एक यह हो गई, एक DESIGN है, जिसमें इन्होंने ह्यूमन ऑप्टिमिज्म की निंदा किया, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो इसका मखौल उड़ाया इन्होंने, मजाक उड़ाया किसमें? यह जो है 2 कविताएं हैं, एक द व्हाइट टेल्ड हॉर्नेट। हॉर्नेट क्या होता है? एक प्रकार का वेब्स माने कीड़ा होता है, बन बनाने वाला।
नेक्स्ट है गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच पोएम। यह आपने पढ़ा होगा, अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से आती है, ध्यान रखिएगा। तो यह क्या हो जाएगा, मेंडिंग द वॉल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर, मेंडिंग द वॉल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इलियड एंड ओडेसी वर फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई। तो यह फर्स्ट ट्रांसलेशन कब होता है, यह अलेक्जेंडर पोप ने किया। इनका जो ट्रांसलेशन है वह 2 पार्ट में होता है। इलियड का कहा जाता है 1715 से 1720 के बीच में किया था। इलियड का 1715 से 1720 में किया था, 1715 1720। ओडिसी का 17 है, 25 से 26। तो यहाँ पे देखें जो राइट रिस्पांस है 22 का, वह क्या है, वह ए है। द टर्म साइंस फिक्शन वाज क्वाइंड बाई। यह टर्म जो साइंस फिक्शन है इसको किसने क्वाइन किया था, तो कहा जाता है ह्यूगो जन्सबर्ग ने क्वाइन किया था। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं, जो टर्म साइंस फिक्शन है यह एकरमैन, फॉरेस्ट जे एकरमैन ने क्वाइन किया था। तो इसमें ह्यूगो जन्सबर्ग का 1929 है, तो इसमें ह्यूगो जन्सबर्ग हो जाएगा। यह जो फॉरेस्ट एकरमैन है यह सेकंड कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे टर्म नहीं है तो आप इन्हीं को मान लें, राइट हो जाएगा। व्हाट डिड द प्री रेफरेंस एम एट, इनका क्या पर्पस था, शोविंग इंटरेस्ट इन मेडिवलिज्म, पिक्टोरियल रियलिज्म विद सिंबॉलिक ओवरटोन्स, यूनियन ऑफ द फ्लेश एंड द स्पिरिट। अब ये 24 में क्या हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा, माने ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ, हार्डी महोदय किस पे भरोसा करते थे, फेट एज ए करेक्टर, फ्री विल, करेक्टर एज फेट, इमिनेंट विल, इमिनेंट विल, बिहाइंड द पेनफुल कंडीशन ऑफ आवर लाइफ, श्योरली आवर विल इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट हु सेड माई मास्टर स्पेंसर, यह किसने कहा था, तो यह बड़ा फेमस कोटेशन है, माई मास्टर स्पेंसर। यह किसने कहा था, ये थॉमस लिख दिया है, यहाँ होना चाहिए जॉन मिल्टन, ध्यान रखिएगा। यह किसने कहा है, जॉन मिल्टन। तो 25 का आप ऑप्शन भी सुधार लें, सी में जॉन मिल्टन कर लें और राइट रिस्पांस क्या होगा, जॉन मिल्टन होगा। नेम द स्टोरी दैट चासर टोल्ड ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, क्या द टेल ऑफ मेलिबस। यह बहुत ज़्यादा पूछता है, स्पेलिंग गलत लिखा है, इसको याद रखिएगा। चासर महोदय ने कौन सा स्टोरी जाते समय सुनाया था, तो वह कौन सा है, वह टेल ऑफ मेलिबस है, यह कई बार पूछा गया। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट, तो हैमलेट में जो नोबल है इन एक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा। हैमलेट में जो ट्रेजिक फ्लॉ है वह क्या है, आर्नल्ड महोदय ने लिखा है कि हैमलेट थिंक्स सो मच, बहुत ज़्यादा सोचता है, एंड ओवर ब्रूडिंग नेचर ऑफ हैमलेट इज हार्मफुल फॉर हिम। हैमलेट का ये अत्यधिक चिंतन करना उसके लिए खतरनाक हो जाता है, तो नोबल इन एक्शन हो जाएगा। नोबल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है कि हैमलेट इज ए ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन वाइल ओथेलो इज ए ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। तो जब भी शेक्सपियर या किसी का कोई प्ले पढ़े तो उसके बारे में जो लिटरेरी कमेंट्स हैं, क्रिटिकल कमेंट्स, उनको भी याद रखें। नेक्स्ट, शैली इज द डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटेन इन, शैली का डिफेंस ऑफ पोएट्री कब का है, तो यह कंप्लीट होता है 1821 में और पब्लिश होता है परहैप्स 1840 में। कौन पब्लिश करते हैं इनकी डेथ के बाद, इनकी मैडम मैरी गाडविन मैरी गाडविन शैली। नेक्स्ट, द 4 एजेज ऑफ पोएट्री ऑफ पिकॉक, और किसके अगेंस्ट में लिखा था, किसके रेस्पॉन्स में लिखा था, द 4 एजेज ऑफ थॉमस लव पिकॉक। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक, इनमें से हार्डी की कोई एक रचना है जो पेसिमिस्टिक नहीं है, जो ऑटोबायोग्राफिकल है, जो पेसिमिस्टिक नहीं है, वह इनकी रचना कौन सी है, तो वह अ पेयर ऑफ ब्लू आइज है, ध्यान रखिएगा। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। 31, विच पोएम ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड इज एन इनकर्सन इनटू द फील्ड ऑफ नॉर्स मैथोलॉजी। यह जो नॉर्स हैं, ये नॉर्वे हो गए, डेनमार्क हो गए, आइसलैंड हो गए, इन सब देशों को मिला करके क्या बनता है, नॉर्स माइथोलॉजी बनता है। इन्हीं का देखें, जो गॉड ओडिन हैं, जिसे थॉर कहते हैं, टायर कहते हैं, ये इनके देवता हैं। तो किस में मखौल उड़ाया है, यह इनकी रचना है, बॉल्डर डेड।
तो 31 का विच पॉइंट ऑफ मैथ हुआ नॉट डिजाइन इनकर्सन एंड द फील्ड ऑफ नॉर्स मिथोलॉजी, यह क्या हो जाएगा बॉर्डर डेट। आई डील विद ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट द प्रेजेंट, मैं हर एक युग के बारे में लिखता हूँ, मैं हर एक युग के बारे में लिखता हूँ, लेकिन किसी युग से बहुत ज़्यादा मतलब मेरा नहीं रहता, या ना तो मैं किसी युग को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। यह किसने लिखा है? थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट। थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है ऑन हीरो वर्शिप, यह उनकी रचना है। तो यहाँ पे थॉमस कार्लाइल उन्होंने की जगह ऑप्शन ही गलत दे दिए हैं, आप इसको सुधार लें। थॉमस कार्लाइल, थॉमस CARLYLE, थॉमस कार्लाइल। ये एक्चुअली था क्या कि आज बीइंग द 26 जनवरी वी डिसाइड टू पोस्टपोन द प्रोग्राम ऑफ द टेस्ट पेपर। आज 26 जनवरी का प्रोग्राम पहले पोस्टपोन था, फिर बच्चों ने कहा कि नहीं करा दिया जाए, तो जो प्रूफ रीडिंग अच्छे से न हो पाने के कारण उन्होंने कुछ ऑप्शंस गलत छोड़ दिया है। तो आप इसको क्या कर लें, थॉमस कार्लाइल महोदय का यह स्टेटमेंट है, आपको हर एक ऑप्शन सुधरवा दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आफ्टर द रेस्टोरेशन थिएटर बिगेन टू स्टेज प्लेज, वन फेमस राइटर सॉ शेक्सपियर्स प्ले and summed up some of them as under Romeo and Juliet, the worst that ever I heard in my life, सबसे बेकार जितना मैंने जीवन में सुना था। Amid Midsummer Night Dream, the most inspired, ridiculous play ever I saw in my life. Hamlet, I saw Hamlet played. But now old plays begin to discuss this refined age. Twelfth Night, a silly play, and not related, nor लिखा है not related to the name or day. Who recorded these? तो यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? सैमुअल पेपीज का यह स्टेटमेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि यह स्टेटमेंट आपको दोबारा पूछा गया, इसके पहले भी आ चुका है। व्हाट इज़ द पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी? अब ध्यान दीजिएगा, रेस्टोरेशन कॉमेडी पे इसके पहले भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। रेस्टोरेशन कॉमेडी पे इसके पहले भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। पोर्ट्रेज मोरल्स एंड मैनर्स ऑफ अपर क्लास, depicts lust and seduction as smart and ridiculous chastity, is artificial, is all the above। अब यहाँ क्या हो जाएगा? all of the above हो जाएगा इनमें, माने ऑप्शन डी। to give us these epigrams for fools rush in where angels fear to tread, a little learning is a dangerous thing, to err is human, to forget when, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह क्या है, किसकी लाइन है? यह अलेक्जेंडर पोप महोदय की लाइन है। अब आप बताएं कि वह कौन सी रचना है अलेक्जेंडर पोप महोदय की, जो प्रकाशित होती है, कब होती है? 1711 में। अगर आपको याद होगा तो यह प्रकाशित होती है 1711 में। रचना का नाम क्या है? एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म की लाइन है। नेक्स्ट, वेयर डू वी मीट सर रॉबर्ट डी कॉवरली? यह बहुत फेमस कैरेक्टर है, ग्रेजुएशन में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। थॉमस का एक कहाँ पे है? रॉबर्ट डी कॉवरली स्पेक्टेटर में। कोरियोलेनस क्या है? रोमन प्ले है। आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग इज अ रिकॉर्ड ऑफ, यह किसकी है? द लॉस ऑफ द रिमिनिसेंस, यह किसकी कविता है? यह कविता है वॉल्ट व्हिटमैन की। अब परहैप्स एज आई गेस, यह प्रकाशित होती है 1859 में। यह कविता किसकी है? चाइल्ड्स रिमिनिसेंस के नाम से पहले उन्होंने लिखा था, बाद में आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग कर दिया। तो इसमें लव एंड लॉस, लव एंड गेन पे यह सेंटर्ड है, अ चाइल्ड्स रिमिनिसेंस पे। विच ओशियन डज हार्डी रिफर टू इन द पोएम बिन्नी क्लिफ? बिन्नी क्लिफ में कौन सा है? एटलांटिक ओशियन के बारे में इन्होंने, एटलांटिक ओशियन का इन्होंने रिफरेंस दिया है, हमारे कहने का मतलब है। नेक्स्ट है, द वेस्टलैंड इज अ क्रॉस वर्ड पजल ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी एंड अ स्पूरियस वर्बल एल्जेब्रा। हु सेड दिस? इसको ध्यान रखिएगा, यह किसने कहा है? यह किसका कमेंट है कि जो वेस्टलैंड है वो क्रॉस वर्ड पजल्स ऑफ सिंथेटिक लिटरेरी क्रोनोलॉजी है और स्पूरियस वर्बल एल्जेब्रा है। इसमें अगर देखा जाए तो इलियट महोदय ने ढेर सारे रेफरेंसेस दिया है, ढेर सारे रेफरेंसेस दिया है। तो यह किसका है? यह क्लिंथ ब्रुक की रचना है। और क्लिंथ ब्रुक इसमें देखें तो जो ऑप्शंस दिया है वह चेनवेज्यू दिया है, विंदम लिवाइस दिया है, जरा पाउंड दिया है, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो राइट रिस्पांस है CLENTH, इसका जो राइट रिस्पांस है वह क्या है? क्लिंथ ब्रुक से इसका राइट रिस्पांस।
तो इसका जो वो नहीं दिया गया है, द न्यू क्रिटिसिज्म बिलीव्ड इन, जो न्यू क्रिटिसिज्म है वह किस पे भरोसा करती है, द व्यू ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ लिटरेचर, साइकोलॉजिकल अप्रोच, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब 41 में आप बताएं कि 41 का राइट रिस्पांस क्या है, द व्यू ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ लिटरेचर हो जाएगा इसका, माने 41 का है। द आर्चटिपिकल अप्रोच इज एसोसिएटेड विद, यह किसके साथ एसोसिएटेड है, तो नॉर्थ ऑफ फ्राई, विलियम एम्सन, डब्ल्यू के विमसाइट। तो अगर आपने पढ़ा होगा यह जो आर्चटिपिकल क्रिटिसिज्म है यह किसके साथ होती है, यह कार्ल जंग्स का है, यह कार्ल जंग्स का है। तो जो राइट रिस्पांस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, नन ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इसका नन ऑफ अबव हो जाएगा 42 है। हु प्रोनाउंस डाइडेलाइट द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म, यह आपने पढ़ा है, याद होना चाहिए। और ये सब ऐसे प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा, जो रिपीटेड हैं, जो कई बार आए हुए हैं। वो प्रोनाउंस डाइडेलाइट द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, तो अब इनको डॉक्टर जॉनसन यह यहाँ पे भूल गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये डॉक्टर जॉनसन हो जाएंगे। Justice was done and the president of the immortals Elysian he phrase has ended his foot with। अब यह जो है इसका स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट आपने पढ़ा है किसका है, हार्डी का, और किस रचना में इन्होंने दिया है, जो मोस्ट पेनफुल नॉवेल रिगार्ड किया जाता है हार्डी का, उसमें दिया है। हु इज द पोएट द स्पोक ऑफ नेचर है, रेड इन टूथ एंड क्ला, विच मीन्स द नेचर इज नो लॉन्गर काइंडली, नेचर बहुत उदार नहीं है, डोंट थिंक नेचर और काइंड हार्टेड काइंड। तो ये टेनिसन की कविता है। नेक्स्ट है एपिकोरस नॉवेल्स, रियलिस्टिक इन मैटर, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर और सटायरिक इन एम। तो जो 46 है, तो 46 में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसमें सभी हैं। नेक्स्ट द फोर पीच इज एन इंटरल्यूड बाई, तो ये किसका है, जॉन हेटवुड का है। फोर पीच बराबर क्या हो गया, 4 पर्सन्स हो गए। कॉलेज राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर इज, ये भी कई बार प्रश्न आया, ध्यान रखिएगा, यह क्लियर कट है, यह क्या है, ओड है। द ग्रेटेस्ट प्रोज वर्क बाय मिल्टन इज, यह आपने पढ़ा है, बताने का प्रयास करें कि मिल्टन के जितने प्रोज वर्क्स हैं उनमें ग्रेटेस्ट किसको रिगार्ड किया जाता है, तो द ग्रेटेस्ट प्रोज वर्क इन मिल्टन इज क्या हो जाएगा, सेकेंड। उस एल पेंसरासो तो है नहीं, टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, अरियोपजिटिका ऑफ एजुकेशन, तो 49 में क्या हो जाएगा, सी। रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेक, जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरू बिलोंग्स टू द ग्रुप नोन एज, तो इन्हें क्या कहा जाता है, कैवलियर पोएट, मेटाफिजिकल है नहीं, प्यूरिटन है नहीं, अब कैवलियर कोर्ट पोएट कहा जाता है। जो टाइटल इनके लिए पॉपुलर दी गई थी वह क्या थी, बिकॉज दे वर द सोल्जर्स पोएट या दे रिमेन इन द कोर्ट ऑफ द किंग। Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. This line belongs to Gray's poem। यह पहले भी पूछा गया है। Ode on a distant prospect of Eton College, यह इसकी है। जहाँ शांत होने में, जहाँ बेवकूफ़ बनने में ही बुद्धिमानी है, वहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, इसके पहले भी यह दिया गया था। Who wrote Milton thou shouldst be living at this hour, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ चुका है कई बार। किसने दिया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने यह जिस सोनेट में दिया है उसकी टाइटल पहले क्या थी, टू मिल्टन, बाद में क्या हो गई, टू लंदन। द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू सरोजिनी नायडू बाई। अब इनको यह टाइटल किसने दिया था, तो टाइटल यह किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, 53 का है। कॉलेज बायोग्राफिया लिटेरिया वॉज पब्लिश्ड इन 1817। ये सब फैक्ट हैं, इसमें आपको फैक्ट याद है तो केवल टिक लगा करके आपको आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे है, लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस, बिलो ईच सेंटेंसेस आर गिवन 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट। इफ वन ऑफ देम ए बी और सी इज बेटर देन द अंडरलाइन पार्ट, indicate your response against the corresponding letters A, B or C. If none of the substitutions improves the sentence, indicate D as your response. Thus, a no improvement response will be signified by the letter D. अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि जो अंडरलाइन है तो द टॉडलर हैज़ अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग टाइटनर्स। अब यहाँ पे आपको बताना है यह जो टर्म लिखा है थ्रोइंग टाइटनर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जो टॉडलर्स होते हैं हैज हैबिट, इनकी आदत होती है। इसका राइट रिस्पांस क्या होगा
कि थ्रोबिंग जो अबे है तो उससे क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो इसमें क्या है, थ्रोबिंग अबे, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, यह भी गलत है। एक्सप्रेसिंग फ्रस्ट्रेशंस, एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, नो इम्प्रूवमेंट, इसका जो राइट रिस्पांस होगा वह नो इम्प्रूवमेंट। अब यह आपका अंडरलाइन पोर्शन होगा। नेक्स्ट है ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, यहाँ पे जो अंडरलाइंड है वह क्या है, वह एब्सेंटेड है। तो ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग, तो वाज एब्सेंट, एब्सेंटेड हिमसेल्फ, टुक एब्सेंस, नो इम्प्रूवमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। नेक्स्ट द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम्स, अब द कॉन्सर्ट्स विल स्टार्ट व्हेन द कंडक्टर कम, इसमें आपको बताना है कि राइट रिस्पांस क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखें। व्हेन द कंडक्टर अराइव्स, व्हेन द कर्टेन हैज बीन राइजिंग, व्हेन द ऑडियंस विल राइव, नो इम्प्रूवमेंट। अब इसमें आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि व्हेन द कंडक्टर्स कम्स, द कंडक्टर कम्स का राइट रिस्पांस क्या होगा। तो व्हेन द कंडक्टर कम्स का मतलब क्या हो जाएगा, अराइव्स हो जाएगा। तो ए हो गया, इसका यह हो जाएगा। नेक्स्ट द एयर कंडीशनर्स हैज मेड सीलिंग फैंस अ लिटल रिडंडेंट इन टूडेज वर्ल्ड, जो एयर कंडीशनर्स आए, तो एक मिनट, जो एयर कंडीशनर्स आए तो यहाँ पे देखें मेड फैंस अ रिडंडेंट इन 2 days, इससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे 58 में दिया गया है, एक टर्म आया हुआ रिडंडेंट, इससे क्या तात्पर्य है। 2 days वर्ड, सुपरफ्लुअस, ऑब्सलेट, एक्सटेंट, नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट रिस्पांस ऑब्सलेट हो जाएगा। यू आर टू डू योर होमवर्क, ऑट नॉट, इससे क्या तात्पर्य है, तो शुडंट, ऑट, मस्ट, इसमें आपके हिसाब से राइट रिस्पांस क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑट, ऑट नॉट नहीं होगा, ऑट। नेक्स्ट नीचे दिया गया है इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड, द नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 5 words आर सजेस्टेड, वन ऑफ विच फिट्स द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब एक क्लोज टेस्ट है आपका, इस क्लोज टेस्ट में अगर देखें तो आपको यह देखना है कि विच वर्ड इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द लाइन, जो लाइन दी गई है उसके हिसाब से कौन सा सुटेबल है। तो पहले इसको पढ़ के इसके सेंस को आप समझ लें। अब इसको पढ़ते हैं, इंडिया विद इट्स 600 यूनिवर्सिटीज एंड 35,000 कॉलेजेज इज द थर्ड एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, थर्ड स्टेप पे है, थर्ड प्लेस पे है, but 68% of these universities and 73% of colleges are to be medium or low quality by Indian standard itself. With a severe shortage of quality higher education institutions, India faces the challenge of educating nearly 30% of its 1.1 billion people. Certainly, India requires many more institutions of higher, since nearly 100 million students are going to the higher education market in the next 10 years. In such a scenario, improving the standards of universities and establishing quality instructions should be our priority. Steps should be to reduce the disconnect between higher education institutions and industry requirements. The possibilities of private sector contributes in higher education should be fully exploited. The practices of big business houses and philanthropists promoting quality universities in the West could be in India. But before initiating such private sector participation in higher education, the government should ensure that there are proper checks and controls on the activities of such entities. Also, it is our recent experiences that the mushrooming of substandard schools and माने यह जो पैराग्राफ है किससे जुड़ा है, यह हाउ टू रेज द एजुकेशन सिस्टम इंस्टीज resulted in the deterioration of educational standards in India. Upgrading the higher education sector, especially in terms of patents, fields and controls on the cutting edge research output, is essential in improving India's global ranking. Our sustainable economical development depends on human resource, a quality higher education base is essential. Reap future benefits of our demography divided
in its mission to redress inefficiencies in higher education. That strategies of the 12th plan focus on technical education, distance learning, quality research, infrastructure, faculty and curriculum content. Wholehearted coordinate efforts of the government departments and the private sectors are needed to the plan's educational goals. अब देखें पूरे जब इस पैराग्राफ को पढ़ा गया तो इसका पर्पज क्या है, जो लेखक है द ऑथर इज डिजायरस टू इम्प्रूव द एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है उसमें वह उसको सुधारना चाहता है। तो जो फर्स्ट है द लार्जेस्ट, अगर देखें तो पॉपुलेशन में चाइना के बाद नंबर 1 पे आते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें लार्जेस्ट हो जाएंगे। दूसरा फाउंडेड, फाउंड, फाइंडिंग, बीइंग फाउंड, बीन फाउंडेड, किसको हमको इस्टेब्लिश करना है, किसको हमको स्थापित करना है, तो फाउंड होगा, न कि यहाँ पे बीन फाउंड या फाउंडेड होगा। तो दूसरे का मेरे हिसाब से यह हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो जो यहाँ पे लिखा गया है लर्निंग, अब इसको तो पैराग्राफ ही देखने पे पता चलेगा थर्ड स्टेप पे क्या है। टू बी मीडियम ऑफ द, ये है यहाँ पे सर्टेनली इंडिया रिक्वायर्स मेनी मोर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये अब थर्ड में आए, मोर थर्ड में क्या हो जाएगा, हायर एजुकेशन। तो अब ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेड, पेरिस्ट, एक्सीलेंट। तो एग्जिस्टिंग ये क्या हो जाएगा, 63 में देखते हैं, एक मिनट इसको आगे, तो 63 में देखते हैं, तो 63 में जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग माने वर्तमान में जितनी संस्थाएं हमारे पास हैं, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में हैं, उनको हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 64 टेक, टूक, टेक एंड स्टॉप, टेक, टूक, टेक एंड स्टॉप। तो हमारे पास जितने हैं तो द स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी, ये बात क्या होगा, टेकन हो जाएगा। तो टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। अब नेक्स्ट द गवर्नमेंट शुड रिपीट, कॉपी, रिपीटिंग। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए रेप्लिकेटेड, टू चेक एंड टू ट्राई टू रिफॉर्म देम। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपीटेड लिखा है, अच्छा ये है रेप्लिकेटेड, यह हो जाएगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है डीम्ड, डीमिंग, ड्रीमिंग, ड्रीम्ड। अब गवर्नमेंट का जो एक्शन होगा वह क्या होना चाहिए कि हाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। तो नॉट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ इमेजिनेशन, तो डीम्ड, डीमिंग, तो यह क्या हो जाएगा, यह। नेक्स्ट दिया है 67, 67 ये क्या है, 67 में है माने 7 नंबर। अब कुड बी डीम्ड इन इंडिया, यूनिवर्सिटीज 8 है। तो यूनिवर्सिटीज, अब यूनिवर्सिटीज हैव होगा कि हैज होगा कि हैज बीन, तो हैव बीन। तो यूनिवर्सिटीज क्या हो जाएगा, इसमें देखें हैज, यूनिवर्सिटीज हैज। नेक्स्ट दिया है फॉर, इन, विद, टू, प्रीपोजिशन भरना है। तो प्रीपोजिशन में 68 में यहाँ पे आ जाए 9th पे देखें कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे दिया है आवर सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिसोर्स, अ क्वालिटी हायर एजुकेशन बेस इज इसेंशियल। अब इसेंशियल रीप फ्यूचर बेनिफिट, तो अब रीप के पहले क्या लगेगा इसको देखना है। तो यहाँ पे दिया है रीप के पहले, अब रीप फॉर, इन, विद, टू, बाई। अब आप लोग बताएं भाई कि इसमें क्या होना चाहिए। तो रीप के पहले क्या हो लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा। क्या लिखा गया है, यह हो जाएगा आपका डी हो गया। नेक्स्ट है रियलाइज, रियलाइजिंग, रियलाइजेशन। इसमें क्या हो, रियलाइज या अचीविंग दिया गया है। तो 69 में इसको आप देखें वहाँ पे क्या डिमांड है, 69 लास्ट वाला है इनका 10th नंबर का। wholehearted coordinated efforts of the government departments and the private sector are needed to the plan's educational goals। अब टू लगा हुआ है, तो जब टू लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा,
रियलाइज हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड, टू अचीव, टी रियलाइज तो होगा नहीं, तो 69 में मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, रियलाइज लगेगा, क्योंकि यह टू पहले से लगा है, इन्फिनिटिव बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चूज द वर्ड इन विच, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द गिवन। अब यहाँ पे सेम इन मीनिंग दिया, इसका मतलब क्या हो गया, SYNO सिनोनिम्स, यह क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। तो यहाँ पे दिया गया है ऑस्टिनेशन, ऑस्टिनेशन माने क्या होता है कि टू बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ, माने सेखी बघारना होता है। तो टू बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ में अगर सेखी बघारना तो कॉमनेस तो यह होगा नहीं, इक्विमेनिटी समरूपता तो होगी नहीं, डिसेप्शन धोखा देना तो होगा नहीं, डिक्लेरेशन घोषणा करना तो होगा नहीं। तो पैगेंट्री माने क्या होता है, जुलूस होता है, माने बड़ी बड़ी बातें करना, नारा लगाना, स्लोगन देना। तो मेरे हिसाब से ऑस्टिनेशन का क्या हो जाएगा, पैजेंट्री होगा। नेक्स्ट लिखा गया है, सिनोनिम आपको ढूंढना है, पेनिटेंट, पेनिटेंट लिखा है। तो अब पेनिटेंट इसेंट्रिक माने सन की होता है, इसका देखिए क्या होगा। तो पेनिटेंट का मतलब होता है पछताना, अफसोस करना कोई घटना घट जाने के बाद। तो यहाँ पे इसेंट्रिक माने सन की हो गया, प्रोफाउंड पर्याप्त हो गया, रिमोर्स हो गया, ऑब्जर्वेंट हो गया, ब्लेमलेस हो गया। अब इसमें से आपको एक ही सही लग रहा है, यह कट जाएगा, यह तो एक जो बचता है वह क्या बचेगा, वह सी बचेगा। पेनिटेंट का मतलब होता है रिमोर्स माने पश्चाताप करना होता है। नेक्स्ट दिया गया है सैटिएट। अब यहाँ पे आप बताएं, तो जो सैटिएट दिया गया है, तो सैटिएट का मतलब होता है टू फुलफिल माने टू कंप्लीट, उसको पूरा करना होता है, फुलफिल करना। तो डायरेक्ट निर्देशित करना, ग्रेटिफाई संतुष्ट करना, मैनेज माने कंट्रोल करना, डिफीट पराजित, एक्सपोज में प्रस्तुत करना। तो यहाँ पे नियरेस्ट इन मीनिंग जो है, नियरेस्ट इन मीनिंग में जो है वह मेरे हिसाब से क्या है, ग्रेटिफाई करना। यह भी कट जाएगा, यह अगर आपने इनको गलत काट दिया तो सही अपने आप पता। म्यूज, म्यूज का सिनोनिम क्या है, अब यहाँ पे पॉन्डर, एनफैक्ट, अपीज, टेंट, होल्ड। तो म्यूट माने क्या होता है, चिंतन करना, मनन करना। यहाँ पे लिखा है प्रोफेन, अपवित्र करना, एसर्ट, बेनिफिट, लेंथन, एडवांस तो होगा नहीं। तो इसमें एक ही सही है और सब अपने आप दिख रहे हैं अगर आपको वर्ड मीनिंग तैयार है, क्योंकि वर्ड मीनिंग को तैयार करने के सिवा कोई उसका चारा नहीं होता है। नेक्स्ट दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इज फॉलोड बाई 4 मीनिंग्स इंडिकेट विच इज करेक्ट। अब यहाँ पे लिखा गया है 75 नंबर का है कि टू फेस द म्यूजिक, क्या लिखा गया है, टू फेस द म्यूजिक, टू प्रिपेयर टू गिव अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, टू सफ़र एविल कॉन्सिक्वेंस, टू सफ़र हार्डशिप्स, टू चेंज द थिंग्स। अब आप बताएं कि यह यहाँ पे जो इडियम लिखा गया है टू फेस द म्यूजिक, इसका राइट रिस्पांस क्या होगा, टू फेस द म्यूजिक। चलिए, तो टू फेस, तो टू प्रिपेयर टू गिव म्यूजिकल परफॉर्मेंस, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। टू सफ़र एविल कॉन्सिक्वेंट, यह राइट रिस्पांस होगा। हार्डशिप्स, यह नज़दीक है। टू चेंज द थिंग्स, यह गलत है। तो टू फेस जो इडियम है, इसका राइट रिस्पांस क्या होगा, टू सफ़र एविल कॉन्सिक्वेंस। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, एक मृत घोड़े के साथ संघर्ष करना या बकवास करना, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो इसका क्या होगा, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट, एक ऐसी विषय वस्तु के बारे में मनन करना जिसका आउट ऑफ डेट हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्शन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स। फिर एडियम्स ही है यहाँ पे। नेक्स्ट, टेक एक्सेप्शन टू। अब टेक एक्सेप्शन टू का मतलब डिफरेंट, टू टेक विद डिफ़िकल्टी, ऑब्जेक्ट टू या डिफ़िकल्ट। अब आप इसको बताने का प्रयास करें। टेक एक्सेप्शन टू अपवाद लेना, या टेक ऑब्जेक्ट टू। टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, टेक ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हो गया। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थिन, ये ध्यान रखिएगा। थ्रू थिक एंड थिन एक बार परीक्षा में आया हुआ है। बिग एंड स्मॉल, अंडर ऑल कंडीशंस, लार्ज ऑब्जेक्ट, थिन एंड फैट। तो थ्रू थिक एंड थिन, अब मोटा पतला, इसमें थिक एंड थिन से
क्या तात्पर्य है आप बताएं। ठीक एंड थिन तो बराबर आल हो गया। तो अब इसमें जो आल का भाव दे रहा हो, ठीक है, बिग एंड स्मॉल अंडर ऑल कंडीशंस, यह हो जाएगा। टू बर्न वंस फिंगर्स, अपनी ही उंगली जला लेना। टू बर्न वंस फिंगर दिया गया है। तो टू गेट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, टू पे अ हैवी प्राइस, टू सफ़र फ्रॉम मेडलिंग इन समथिंग, टू गेट अ बर्न इंजरी ऑन द हैंड्स। अब आपको पता है इडियम, जो दिखता है इडियम में वह तो होता नहीं, जो दिखता है वह तो होता नहीं है। अब इसमें देखें तो टू गेट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट यह होगा नहीं। टू पे हैवी, टू सफ़र फ्रॉम मेडलिंग इन समथिंग, टू बर्न वंस फिंगर का मतलब चिंतन करना। एक्स्ट्रा ओवर ब्रोडिंग नेचर इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ मैन जस्ट लाइक टू हैमलेट, हैमलेट की तरह ज़्यादा सोचना भी नुकसानदायक हो जाता है। अब यहाँ पे यूजेज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स दिया गया है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स दिया गया है। तो फ्रेजल वर्ब्स देखे, आई ऑन माई फ्रेंड यस्टरडे टू सरप्राइज हर। अब आई ड्रॉप्ड ऑन माई फ्रेंड, आई ड्रॉप्ड ओवर, आई ड्रॉप्ड इन। अब इसमें आप बताएं कि ड्रॉप्ड ऑन होगा, ड्रॉप्ड ओवर होगा कि ड्रॉप्ड इन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें जो है क्या सही है, केवल ड्रॉप्ड होगा, ड्रॉप्ड ओवर। तो ड्रॉप्ड ओवर ये क्या होगा, ड्रॉप्ड इन तो हो नहीं सकता। आई ड्रॉप्ड ऑन माई फ्रेंड, ड्रॉप्ड ओवर तो हो नहीं सकता, यह भी कट गया। तो मेरे हिसाब से जो होगा वह क्या होगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैनेजर वॉज सो अफ्रेड दैट द $multi-million डील वुड। अब डील वुड फॉल अप तो होगा नहीं, अब फॉल डाउन, फॉल थ्रू। इसमें आप बताएं द मैनेजर वॉज सो अफ्रेड दैट द $multi-million डील वुड बी फॉल डाउन, वुड बी फॉल थ्रू। इसमें से कौन आपको लगता है कि एग्जैक्ट होगा? तो वह एग्जैक्ट जो होगा फॉल थ्रू हो जाएगा, यह होगा। The children try to a way of getting to the concert venue on their own. अब जो children थे, figure out, figure about, figure up. The children to figure out suitable है कि figure about है कि figure up है। अब आपको 82 में बताना है कि कौन सा सही है। तो अब of getting to the concert venue on their own, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, figure out हो जाएगा। 4 words are given in each question out of which any one word is correctly spelled. अब नेक्स्ट जो है वह क्या है, वह करेक्टली स्पेल्ड दिया गया है। माने इसमें से देखें एक सही है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जो सही है आपको उसको बताना है। इसमें है एक्जिलरी, एक्जिलरी AUXILIARY, AXILIRY, AUXILIARY कि यह एक्जिलरी होगा। अब यह पहले भी आया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, यह पहले भी आया हुआ है, तो अब इसमें देखना ही नहीं है, यह है। नेक्स्ट है सेंटिमोनियस, SANTIMONIOUS, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेंटिमोनियस। 84 डायरेक्शंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ए भी वही है, करेक्टली स्पेल्ड का ही है। यहाँ पे दिया गया है लाइब्रेरियन होना चाहिए था, लाइब्रेटेरियन। अब इसमें से 85 में कौन सा है, 85 में आप बताएं। 4 मीनिंग्स दी गई हैं, तो लाइब्रेटेरियन दिया गया है, तो यह होगा इसका सी हो जाए। एक मिनट, अब 85 में देख लें तो 85 का जो है वह क्या है, ऑप्शन गलत दे दिया है, ACB कर दिया है, यह हो जाएगा। सी में दिया जगह बी कर दिया है। माउंटेनियर कई बार तो हर में वही स्पेलिंग दे देता है, जबकि इनको क्या है, अलग अलग करना चाहिए था। तो MOUNTAI यह हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ए स्पेलिंग स्पॉटिंग एरर। नेक्स्ट देखें डायरेक्शन। इन दीज क्वेश्चंस यू हैव ब्रीफ पैसेज विथ 10 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स गिवन। अब SSC का पेपर है पूछ, इसमें देखें तो आप पहले पैराग्राफ को पढ़ लें। जब भी कोई पैसेज आता है तो पैसेज को पढ़ें,
और पैसेज के पढ़ते समय उसी समय टिक आउट करते चले। लॉन्ग एगो मैन स्पेंट मोस्ट ऑफ दियर टाइम लुकिंग फॉर फूड, माने कहीं न कहीं जो पैराग्राफ है वह किससे रिलेटेड है, इसमें जो दिया गया है वह जिससे रिलेटेड है वह क्या है, वह फूड है। दे एट समथिंग कुड फाइंड सम लिव्ड मोस्टली ऑन प्लांट्स, ज़्यादातर पौधे। दे एट द फ्रूट स्टेम्स लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड द रूट्स ऑफ अदर्स व्हेन फूड वाज स्केयर, जब कभी भोजन नहीं मिलता था एट द बार्क ट्री। अब ये जो गोले में है आप देखेंगे इसी से प्रश्न बनता है। इफ़ दे वर लकी दे वुड होगा WLD वहाँ पे। फाइंड अ बर्ड्स नेस्ट, कई बार घोंसले से अंडे निकाल खा लेते। पीपल हु लिव्ड नियर द वाटर आर फिश, अब वह जो है फिशिंग करते थे मछली। आर एनीथिंग दैट वास्ट अश्योर, इवन रोटन वेल्स, कई बार सड़ी वेल्स भी खाते थे। सम पीपल ऑल्सो एट इंसेक्ट्स, यह कीड़े मकोड़े भी खाते थे। एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक लिजर्ड, अब छिपकली टाइप की वेराइटी। वर इजी टू किल, लेटर मैन लर्न टू मेक वेपन्स, विद वेपन्स दे कुड किल लार्जर एनिमल्स फॉर मीट। अब धीरे धीरे करके आदमी ने औजार बना लिया। तो माने यह जो निबंध है वह प्रिमिटिव पीपल के बारे में बता रहा है। इन द बिगिनिंग दे हैव नो मीन्स ऑफ प्रॉपर फूडिंग, जब उनके पास प्रॉपर फूडिंग का कोई मीन्स नहीं था। किल, लेटर मैन लर्न टू मेक वेपन्स, विथ वेपन्स दे कुड किल लार्जर एनिमल फॉर मीट। These early people had big appetites. If they killed an animal, they would drink the blood, eat the meat, and chew the bones. When they finished the meal, there was nothing left. At first, men wandered from place to place. आदमी घूमा करता था to find their food. But when they began to grow plants, they stayed in one place and ate what they could grow. They tamed animals. जानवर को पालतू बनाने लगे. Trained them to work and killed them for meat. Life was a little better then, but there was still not much variety in their meals. Day after day, people the same foods. Gradually, men began to travel greater distance. The explorers who sailed unknown seas found new lands, and in these lands they found new foods and spices. Tools them back home. माने took them back home. माने उनको ले करके जो न्यू वेराइटी ऑफ फूड थी वो घर को आए। एंड इन दीज लैंड्स दे फाउंड न्यू फूड्स। अच्छा, द पुर्तगीज हु सेल्ड अराउंड द स्टॉर्मी कैप ऑफ गुड होप टू रीच चाइना, जो पुर्तगीज आए टूक बैक टू चाइनीज एप्पल्स, इसे क्या कहा जाता है, चाइनीज एप्पल्स। द फ्रूट वी कॉल ऑरेंज, आज जिसे हम ऑरेंज कहते हैं इसे पहले चाइनीज एप्पल कहा जाता था। टूडे लेटर ब्राज़ील ऑरेंज वर ब्रॉट टू कैलिफोर्निया, द फर्स्ट प्लेस टू ग्रो ऑरेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Peaches and melons also came from China. So did a new drink tea. अब यह जो निबंध है, निबंध करे है जो पैराग्राफ था कंप्रीहेंशन का, इसको आपने देखा किसमें किसके बारे में बात की गई है, भोजन के बारे में। What did men eat if there was shortage of food? पहली ही लाइन में हमने देखा अगर भोजन की शॉर्टेज है तो रॉटन वेल्स तो लास्ट में आता है। रूट ऑफ ट्रीज, द बार्क ऑफ ट्रीज, तो रूट माने जड़ होता है, बार्क माने क्या होता है, छाल होती है। तो वृक्षों की छाल को जो है भी निकाल करके इमरजेंसी में खाते थे। इफ मेन टेम्ड एनिमल्स दे मेड द एनिमल्स फॉर देम, अब जो एनिमल्स थे वो कहीं ना कहीं इनकी कहाँ मदद करते थे। माने कुल मिलाकर के जब कभी भी कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ आप पढ़ें तो उस पैराग्राफ को पहले आप अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन से हमारा तात्पर्य क्या है कि आप उसको देख लें कि उसकी माने जो वो क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन किस में है। तो यह कह रहा है कि इफ मेन टेम्ड एनिमल्स दे मेड द एनिमल्स, तो रेस का कोई मतलब नहीं, सर्च उनके वर्क में सपोर्ट करते थे, तो वर्क हो जाएगा 88 का। वेयर डिड ऑरेंज केम फ्रॉम, तो ऑरेंज कहाँ से आया था, तो ऑरेंज ब्राज़ील से आया, चाइना से आया, USA से आया, पुर्तगाल से आया। अब इसको आपने पढ़ा है तो इसको बताने का प्रयास करें, यह सबसे पहले कहाँ से आया था। अभी आपने देखा था चाइना से आया था, 89 का बी हो गया। व्हाट डिफरेंट डिड वेपन्स मेक इन द काइंड्स ऑफ फूड मैन एट, विद वेपन्स दे कुड किल एनिमल्स, ये भी सही है। विद वेपन्स दे कुड किल बोथ बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉर मीट, ये भी सही। विद वेपन्स दे कुड किल ऑल काइंड ऑफ एनिमल्स फॉर मीट, विद वेपन्स दे कुड किल लार्जर एनिमल्स फॉर मीट। अब उनको जब औजार मिल गया तो उस औजार से उनको क्या फ़ायदा हुआ।
अभी छोटे छोटे जानवर को मारते थे। अब विद वेपन्स दे कुड किल लार्जर एनिमल्स फॉर मीट। अब जो भोजन की उनको समस्या थी, वह बड़े बड़े औजार उनके द्वारा जब इन्वेंट किए गए तो उससे उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें कौन सत्य नहीं है? द पुर्तगीज colonist carried orange seeds to Brazil. Orange grows in California in the United States. Explorers took back home few new foods and spices. Peaches, melons, orange tea and spices came from China. अब इसमें लेखक कह रहा है क्या सत्य है, इसमें आपको बताना है कि वास्तव में सत्य क्या है। अब जो सत्य है उनको देखें तो द पुर्तगीज कॉलोनिस्ट कैरीड ऑरेंज सीड्स टू ब्राज़ील, ब्राज़ील ले गए। दूसरा है ऑरेंज ग्रोज इन कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये सही है। एक्सप्लोरर टूक बैक होम न्यू फूड्स, पीचेज, मेलन्स, ऑरेंज टी एंड स्पाइसेस केम फ्रॉम चाइना। यह सब क्या है? ज़्यादातर चीज़ें वह क्या हो गई, चाइना से गई हुई। बैक होम न्यू फूड्स एंड स्पाइसेस। अब जो एक्सप्लोरर थे, यह इसमें सही होगा कि जो एक्सप्लोरर थे वह क्या है, वह उसको ले करके गए। और कहाँ ले करके गए? ज़्यादातर चीज़ें जिस किसी भी देश में वो गए वहाँ से कुछ न कुछ वह ले करके गए। नेक्स्ट है द फ्रेज लिव ऑन इन द पैसेज मीन्स। अब इस पैसेज में लिव ऑन का मतलब क्या होगा? टू ईट अ सर्टेन काइंड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, टू ईट ग्रीडली, लालच बस खाना, टू ईट एवरीथिंग दैट यू आर गिवन टू ईट, टू डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड फूड्स फॉर लिवलीहुड। अब यहाँ पे लीव ऑन से क्या तात्पर्य है? लीव ऑन का मतलब होता है द बेसिस ऑफ लिविंग बीइंग, तो वह क्या होगा? वह जीने का आधार। तो टू ईट अ सर्टेन काइंड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, लीव ऑन माने जीवित रहने का प्रयास करना, और वह वही खाते थे जिससे कि वो क्या हो, जीवित रह सके। At first men wandered from place to place to find their food, because they began to grow plants and ate what they could grow, because they tamed animals and birds and killed them for meat, because they trained wild animals and killed them for meat, because they began to grow plants and fruits and ate what they could grow. At first men wandered from place to place find their food. शुरू में व्यक्ति को देखें तो वह इधर से उधर घूमा करता था। वह किसके लिए घूमा करते थे? वह because they began to grow plants and ate what they could grow. वह इसलिए घूमते थे कि फूड की प्रॉपर व्यवस्था हो सके। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द मेन एक्सेस ऑफ अ प्लांट दैट बियर्स बर्ड्स एंड शूट्स। यहाँ रूट्स होना चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा इसमें शब्द है पैसेज में, पैराग्राफ में, जो प्लांट के एक्सिस को दिखाता है। वह रूट्स होगा कि स्टेम्स होगा कि बार्क होगा कि लीव्स होगा। अब इसको आप बताने का प्रयास करें तो आप इसमें देखें, रूट्स माने जड़ होता है, स्टेम्स तना, बार्क, लीव्स माने पत्ती, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेम्स हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड स्टॉर्मी इन द एक्सप्रेशन द स्टॉर्मी केप ऑफ गुड होप मीन्स? इसमें जो टाइटल दी गई है कि केप ऑफ गुड होप, स्टॉर्मी केप ऑफ गुड होप, तो स्टॉर्मी से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? वॉल्केनिक है, स्ट्रॉन्ग है, होपलेस है कि रफ है? यहाँ पे दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टॉर्मी को हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, व्हाट डज द वर्ड स्टॉर्मी इन द एक्सप्रेशन? तो स्टॉर्मी का क्या? वॉल्केनिक, वॉल्केनो माने यह क्या हो जाएगा? तूफानी हो जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा कि होपलेस हो जाएगा? तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन स्टॉर्मी का मतलब रफ हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग टाइटल्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? ईट हेल्दी फूड, द सर्च फॉर फूड, द फूड्स वी वर्ल्ड, ये गलत है, ग्रेट फूड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यह जो पैसेज है एक कौन सी आइडिया, कौन से कॉन्सेप्ट को हमको देता है? तो द सर्च फॉर द फूड, जैसा कि आपने देखा कि हाउ द मैन मैनेज्ड हिज फूड फ्रॉम द प्रिमिटिव लाइफ अप टू नाउ। आदिम समाज से आज तक मानव ने भोजन की व्यवस्था अपने लिए कैसे किया। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डिपेंडेंट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड। तो जी डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आश्रित होता है, तो रिलेटिव होगा नहीं, कोऑर्डिनेट होगा नहीं, तो हमारे हिसाब से क्या होगा? सबऑर्डिनेट, क्योंकि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है?
आश्रितता होता है। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट। हम उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। तो इसमें रिलेट क्या है, तो रेस्टोरेंट आई दैट आई लव मोस्ट क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, यह क्वालिफाई कर रहा है। आई लव मोस्ट तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। हुज कार हैज बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, किसकी कार चोरी गई यह आज तक पता नहीं चला। तो हुज कार हैज बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, यह क्या है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या यह प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यह क्या हो जाएगा, यह नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। नेक्स्ट है कंप्लीट विद अ सुटेबल क्लॉज। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई विल हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हैव हेल्प हिम, आई हैड हेल्प हिम। यदि उसने मुझसे कहा होता तो हम उसकी मदद करते। तो इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो हम उसकी मदद करते अगर उसने हमसे मदद के लिए कहा होता। तो चलें देख लें, यहाँ पे अभी आपने देखा कि कितने क्वेश्चन थे, ये 100 थे। तो यह जिस पैटर्न पे इसको कास्ट किया गया था या पेपर बनाया गया था, तो नॉट फॉर अ डेफिनेट एग्ज़ाम, किसी एक एग्ज़ाम की बात इसमें नहीं थी। इसमें मैक्सिमम प्रयास किया जाता है कि कुछ फैक्ट से जुड़े प्रश्न हो, माने जिसे आप फैक्चुअल कहते हैं, कुछ वह हो जाए और उनके साथ कुछ ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो कि थर्ड टाइप के होते हैं, जैसे पीजीटी माने प्रवक्ता, हायर हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, खास करके बीपीएससी आरपीएससी, तो थर्ड टाइप के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे इसमें फोकस किया गया था। उनमें इसमें फोकस किया गया था कि थर्ड टाइप के प्रश्नों को समाहित किया जाए। अब दूसरा देखें, अभी जैसे एग्ज़ाम की बात हो रही थी तो आपको बताया गया कि डोंट वरी टेकिंग द डेट ऑफ एग्ज़ाम। आपको कल के पहले भी बता दिया गया था जब इस बैच के बारे में मैं बात कर रहा था 23 को, तो 23 ऑफ जनवरी को ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वह जो है, आज तो सुपर 30 बैच है, इसके क्या मतलब है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो परहैप्स मई या जून के पहले संभव नहीं है। और अगर हम यहाँ भी मान लें फरवरी, अब मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और मई के लास्ट में जाएगा, तो नियरली यू हैव 120 डेज इन योर अकाउंट टू स्टडी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं, 4 महीने। इन 4 महीनों में आप ऐसी तैयारी करिए जो चीज़ें आपकी अनटच्ड है। अनटच्ड का मतलब जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है उनको आप पढ़ने का प्रयास करें। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है कि जो प्रेस्क्राइब्ड है हमारा उससे काम चल जाएगा, हमको कोई पढ़ने की ज़रूरत, एक्स्ट्रा कोई पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो ये 4 महीने का जो वक्त मिला है, एक तो उसको आप रिवाइज कर लें, दूसरा जो आपने पढ़ा है जिस पे आपको लगता है कि कमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामर की बात है, तो ये तो पेपर था, तो ग्रामर में आप दोनों ही चीज़ों को देख लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया ग्रामर, तो ग्रामर में अगर आपने स्टडीड STUDIED ऑलरेडी आपने पढ़ा है तो इसको क्या कर लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए। अगर अनटच्ड है, जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ा है, तो इसको क्या आप स्टडी कर लीजिए, आप दोहरा लीजिए। और ग्रामर के लिए सबसे अच्छा जो एक्सरसाइज की बुक, जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज की बुक है मेरे हिसाब से वह तो रेन मार्टिन। एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं। तो हर हालत में ग्रामर में आप रेन मार्टिन को तवज्जो दें, रेन मार्टिन से एक्सरसाइज करें। दूसरा कंप्रीहेंशन, जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, अगर ग्रामर के पोर्शन को देखा जाए तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें ग्रामर में 2 चीज़ें आती हैं आपके परीक्षा में। एक क्या होता है, अप्लाइड ग्रामर होता है। एक क्या होता है ग्रामर में, अप्लाइड ग्रामर होता है। ये क्या होता है अप्लाइड, जिसमें ढेर सारे आप रूल्स रेगुलेशन को पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अप्लाइड ग्रामर कहा जाता है। कि टू हाउ टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, एक यह हो जाता है ग्रामर में आपका। दूसरा क्या हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। तो फंक्शनल का रोल कम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रामर का रोल
कम नहीं होता है, क्योंकि आपके जो परीक्षा है, आपका जो एग्ज़ाम है, उसमें देखें तो दोनों ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। ग्रामर आपका एक जो अप्लाइड है, एक फंक्शनल है। तो फंक्शनल में क्या आता है आपका कंप्रीहेंशन हो गया, इसके पहले भी डिस्कशन हुआ था। कंप्रीहेंशन, पंचुएशन हो गया, पंचुएशन के साथ क्लोज टेस्ट हो गया, वर्ड पावर हो गया। ये आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करा सकते हैं। इन पे ज़्यादा फोकस करें, इन पे फोकस करें। तो अब अगर आपको लगता है कि हमको इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, एक बार अच्छे से रिवाइज से हमारा तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कि आपको जो है ग्रामर हो गया, दूसरा लिटरेचर है। तो अब आपको लगता है कि हमको पढ़ा तो बहुत है, लेकिन एक बार अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाए, एक बार अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाए, तो वह चाहे ग्रामर हो, वह चाहे लिटरेचर हो। इसके लिए हमारे यहाँ जो लेटेस्ट बैचेज हैं वह क्या है, रिवीजन बैच। अगर आप चाहते हैं कि हमने बहुत पढ़ा है, केवल अब हमको क्या, हमको केवल और केवल रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन बैच में पूरे कोर्स का आपके एक सर्वे करा दिया जाता है, पूरे कोर्स का एक सर्वे करा दिया जाता है। उससे प्रॉफिट क्या होता है, जो चीज़ें आपने पढ़ा है, जो चीज़ें आपने पढ़ा है वह एक बार फिर से क्या हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं। नेक्स्ट अभी 27 माने फ्रॉम टुमारो, कल से जो बैच बिगिन हो रहा है वह क्या है, क्रैश कोर्स बैच है। यह क्रैश कोर्स बैच है। इसी बैच में यह 23rd को ग्रुप में डाला गया था, और उसी दिन कहा गया था, कुछ बच्चों ने कहा कि कहाँ टाइम है, कहाँ वक्त है, तो आपके पास पर्याप्त वक्त है। 4 months इन योर अकाउंट, आपके खाते में अभी कितने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं। एंड इफ़ यू हैव जेल, अगर आपके अंदर उत्साह है, अगर आपके अंदर माने लेबर करने की इच्छा है, तो 4 महीने मेरे हिसाब से बहुत होता है, 4 महीने बहुत होता है। 4 महीने में भी अच्छी तैयारी की जा सकती है, और आप केवल और केवल चीज़ों का अच्छे से क्या कर लें, चीज़ों का अच्छे से आप रिवीजन कर लें। जब रिवीजन कर लेंगे तो जो चीज़ें कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि ये हमें याद हैं, भूली हैं, वो याद आ जाती हैं, और ढेर सारी चीज़ें क्या होते हैं, नई मिल जाती हैं। तो यह हमारा जो रिवीजन बैच है, इसकी बिगिनिंग कब हो रही है, इसकी बिगिनिंग हो रही है 27 जनवरी। यह कब से शुरू हो रहा है, जनवरी से। और अगर आप डिटेल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम तो यही सलाह देंगे कि आप अपने को अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर लें, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि नहीं हमने खूब पढ़ लिया है, और बाद में पता चलता है कि हम चीज़ों को भूल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यह दोनों बैच आपके लिए बहुत कारगर है। और कोई अगर डिटेल डिस्कशन करता है, अगर कोई डिटेल डिस्कशन करता है, तो डिटेल डिस्कशन के लिए तो आपके पास हमारे पास जो सबसे अच्छा बैच है वह क्या है, वह सुपर 30 का है। वैसे भी पर संडे को टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड करा जाता है, जैसा आपने देखा। तो इन्हीं चंद सूचनाओं के साथ आज का यह वीडियो क्लिप यहीं समाप्त होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू once again. I hope a better future for everyone who is preparing for the exam of TGT, PGT or teachers.